Mathematics, physics, chemistry, public updates, educational news, motivational stories, biology. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ना ही बात हम लोग मैथ पर करेंगे और ना ही बात हम लोग फिजिक्स पर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री पर, मतलब रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मतलब इससे पहले अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप लोग, तो घबराने की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, क्योंकि हर एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात आती है कि रसायन शास्त्र क्या है। एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहले केमिस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया है। क्या बोला मैं कि केमिस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 4 केमिस्ट्रियों में हम केमिस्ट्री नंबर 3 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इन 4 केमिस्ट्रियों में से एक ऐसा केमिस्ट्री जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास बहुत बेहतर होने वाला है। आज एक ऐसे कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे जो आपको केमिस्ट्री के फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है। अब घबराने की बात नहीं है। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। देखिए, रसायन शास्त्र की वैसी शाखा, क्या बोला मैं, रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब कार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्या बोला मैं कि रसायन शास्त्र की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न मतलब डेराइवेटिव्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। बेहतर चीज है। अब एक बात आती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज आती है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ, इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना हम एक कंसेप्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि जब आप लोग भोजन करते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। यहां तक कि आप जिन रसायन वस्तु का प्रयोग करते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है। मतलब हम लोग कार्बन से वंचित नहीं हो सकते। अगर कार्बन से हम लोग वंचित हो जाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक कंसेप्ट के लिए देखते हैं। एक बात और है कि सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं वह सभी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। सपोज दैट ये मार्कर, इसमें भी कार्बन की मात्रा है। आपके जो ब्रश करते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा है। जो पेस्ट लगाते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा। मतलब कि ये बात साबित होती है कि कार्बन से हम लोग वंचित नहीं हो सकते हैं। मतलब हमारे दैनिक जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या चीज है, इन किन किन विषयों पर चर्चा करनी है, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, इन लोगों की व्याख्या क्या है, इन लोगों की नामकरण कैसे हुआ, इनका उपयोग किस किस फील्ड में रहा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मैं बोला बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग किस विषय में पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड चालू करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आता है। एक बात अगर देखते हैं कि अगर सब्जी बनाना हो और तेल की चर्चा ना की जाए, आग की चर्चा ना की जाए, तो सब्जी बनाना इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा की जाए और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। ये इससे पहले जितने भी फिलोसफर हुए हैं, जितने भी केमिस्ट हुए, उन्होंने भी इस चीज को बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का कंसेप्ट हम लोग चालू कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन के ऑर्गेनिक कार्बनिक यहां थोड़ा सा केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे?
क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी चर्चा करेंगे। तो मैं बताया आप लोग को अभी जस्ट बताया था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पर यह चीज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि रसायन शास्त्र की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बोला मैं, रसायन विज्ञान की वैसी महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। यह डेफिनेटली है। अब देखिए, अगर इसको इंग्लिश में चर्चा हम लोग करते हैं तो ऑर्गेनिक इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोला मैं कि ऑर्गेनिक इज इंपॉर्टेंट, किसका ब्रांच है बाबू, केमिस्ट्री का ब्रांच है। ऑर्गेनिक is the important branch of chemistry in which we study about, किसके विषय में बाबू, हाइड्रोकार्बन। किसके विषय में, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स, उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। वही क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। मतलब रसायन क्या होता है, ये एक कार्बनिक रसायन होता है। क्लियर। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात आते हैं। अब तो बात होगी कि भाई चलिए ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे भाई कि ये चीज़ है तो है, बढ़िया है। तो अब ऑर्गेनिक बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब इस विषय को थोड़ा समझना है कि हाइड्रोकार्बन होता है तो क्या होता है। तो हाइड्रो, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाइड्रो, ये जो हाइड्रो है इससे बनता है हाइड्रोजन। क्या बनता है बाबू, हाइड्रोजन। और कार्बन से क्या बनता है, कार्बन। इक्वल। क्लियर। ये दो चीज। तो हाइड्रो और कार्बन के संयोग से जो भी उत्पन्न होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसी के विषय में चर्चा करेंगे। अब बात आती है इसके बाद से कि ठीक है भैया, हम लोग तो चर्चा कर लेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग तो होना चाहिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोला मैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता हो, सब समझते हैं ना, मिलना होता है, संयोग होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एक बात आती है कि हाइड्रोकार्बन के बाद, ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन के बाद इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे एग्जांपल्स दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू, एग्जांपल्स आपका है कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, चलिए मीथेन को लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, मीथेन। मीथेन, अब मीथेन को सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है सूत्र, CH4 होता है। अब देखिए, इसका एक और नाम होता है फायर लैंप, इसका एक और नाम होता है मार्स गैस। मतलब कि ये मीथेन का 3 गो नाम हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब इसको हम लोग मैथेन भी कह सकते हैं, फायर लैंप भी कह सकते हैं और मार्स गैस भी कह सकते हैं। अब इसके बाद से बाबू ध्यान दो, ये तो समझ गए आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बहुत जानना जरूरी है। अगर हम लोग नदी में जाएं और नाव पर ना बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नदी में जाएं और स्नान ना करें, तैरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें और उसके विषय में हाइड्रोजन और कार्बन की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ध्यान दीजिए इस बात को। अब बात आती है कि इसके बाद से आपको क्या मिलता है। तो अब इसके फादर कौन है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो भैया बता दें आपको हम कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर का नाम है जॉन टॉप। क्या नाम है भैया, जॉन टॉप। इनको कहते हैं हम लोग हैं जॉन टॉप। अब इसको बता दें कि जॉन टॉप इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला मैं कि जो जॉन टॉप है ये किसके पिता है बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता हैं, ठीक है ना। इनको अवार्डेड किया गया इस फिल्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिल्म में, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया बाबू, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये इतने महान वैज्ञानिक थे कि इनको कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। किनको, जॉन टॉप को इनको दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ और भी बातें हैं, अब हम समझेंगे। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ लिए। अब एक बात आती है, अब आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि चलिए, अब तो आप लोग जान लिए बाबू कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये नहीं जाने। तो इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाइड्रो और कार्बन क्या होते हैं। देखिए भैया, इसका तो नाम सुना CH2, 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 CH2। ये क्या बनाता है बाबू, ये कौन सा चेन बनाया है, तो बनाया है साइक्लो
प्रोपेन। अब सोचेंगे कैसे, तो मेथ एथ प्रोप, एक रिंग में चल रहा है, ये टेट्राहेड्रल में जा रहा है, तो क्या बनेगा ये साइक्लोप्रोपेन। अब एक बात आती है CH3 डबल ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है बबुआ, तो इसका नाम है मेथ एथ इथेन। क्या नाम है बबुआ इसका, इथेन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग एक दूसरे के साथ चैन में दिखाई दे रहा है, एक रिंग में दिखाई दे रहा है, एक सर्कल में दिखाई दे रहा है, तब ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये भी एक बॉन्ड के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होगा, इथेन। क्या हुआ, मेथ एथ इथेन। अब सोचेंगे भाई इथेन क्या होता है, तो ये एक ये CH3 CH2 ये एक कंप्लीटमेंट्स है। तो बाबू ये चीज हुआ आपका, इस प्रकार से बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग। कि एक बात और देखते हम लोग हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग। ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल सुन लेते हैं। मान लीजिए कि कार्बन हुआ और कार्बन के साथ CH3 और CH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देख रहा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग एक दूसरे से है कि नहीं है, एक चैन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने C6H6, वो इसका नाम क्या है, बेंजीन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग फिन भी कहते हैं। तो C6H6 मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग है, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग है। तो इस प्रकार से क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। एक और एग्जांपल से ले लेते हैं बाबू, CH4 मीथेन, मार्स, समझ में आ रहा है ना, मार्स गैस, ये सारे जितने भी है ना फायर लैंप इसी का नाम है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग हुआ, उसे हम लोग क्या कहते थे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, अब तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में बाबू पढ़ लिए, लेकिन अब जो पढ़ना हम लोग को है उसके व्युत्पन्न के बारे में। क्या मैं बोला था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न, डेराइवेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस परिभाषा को, इस डिफिनीशन को मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से देखिए कि हाइड्रोकार्बन से अधिक, क्या बोला मैं, कि हाइड्रोकार्बन से अधिक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप या अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त यौगिक को हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। मतलब कह रहा है कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन हो और उससे अधिक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, किसी ग्रुप में विस्थापित कर देते हैं, और जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, डेरिवेटिव्स, मतलब व्युत्पन्न होता है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा CH4, बाबू इसका नाम क्या है, मीथेन है। क्या बाबू, मीथेन। अब एक काम करते हैं कि इस मीथेन में हम लोग एक क्लोरीन को जोड़ते हैं और एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, मतलब विस्थापित कर देते हैं। तो हमने एक क्लोरीन को जोड़ा और एक हाइड्रोजन कैसे विस्थापित किया, तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन जब जाएगा बाबू तो को बचेगा, 3 गो, तो CH3, एक क्लोरीन जुट गया। आया समझ में। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरे स्टेप में अगर इस मेथेन से हम लोग 2 कार्बन को जोड़ते हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं, तो 2 जब जोड़ेंगे यहाँ से तो क्या 2, अब देखिए हाइड्रोजन से 2 निकालेंगे तो CH2, और 2 जोड़ दिया मतलब ये क्या होगा, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पर 2 Cl2। क्लियर। तो मिला हमको क्या बाबू यहाँ पर Cl2, मतलब कि 2 जोड़ रहे हैं और 2 इसमें से हटा रहे हैं। अब देखिए, अब CH4 मतलब ही मेथेन। अब इस मेथेन से हम लोग क्या किया कि 3 क्लोरीन परमाणु को जोड़ दिया और 3 हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया, विस्थापित कर दिया, कहीं और भेज दिया, इस ग्रुप से उसको बाहर कर दिया, फेंक दिया, घुसा मार दिया, एकदम चला गया उधर। हो तो क्या बचा मेरे पास CH, 3 को निकालने का बचेगा CH और 3 को क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा। उसी प्रकार ये लास्ट देखते हैं, इसका है CH4, इसमें से 4 को क्लोरीन परमाणु जोड़ रहे हैं और 4 को हाइड्रोजन हटा रहे हैं। तो बउआ देखिएगा, जब 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक वही क्लोरीन है ना बचेगा, तो क्लोरीन हाई वाला फंक्शन क्या हो गया, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू हम लोग इसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी अध्ययन किया। समझ में आ गया ना। एक बार मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन से अधिक हाइड्रोजन को, क्या बोला मैं, कि हाइड्रोकार्बन से अधिक, अच्छा हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है। तो कह रहा है स्पष्ट यहां पर कि हाइड्रोकार्बन से अधिक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप या अन्य परमाणु द्वारा
तो ग्रुप क्या है बाबू, इस ग्रुप से क्या करते हैं या अन्य परमाणु द्वारा उसको हम लोग विस्थापित कर देते हैं, मतलब मूव कर देते हैं। जब तब वो जो प्राप्त होता है वही होता है आपका डेराइवेटिव्स। क्लियर, आएगा समझ में। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि मीथेन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन को जोड़ दिया तो CH3Cl मिला। अब यहां से देख रहे हाइड्रोजन को मीथेन से क्या किया, 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और 2 क्लोरीन परमाणु को, तो CH2Cl2 मिला। तो इस प्रकार से आगे प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को जानना है कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि कार्बनिक रसायन का इतिहास। क्या बोला मैं कि कार्बनिक रसायन का इतिहास के बारे में। भाई इसका इतिहास क्या था, अगर फिल्म चालू हो और उसकी कास्टिंग, उसकी स्टोरी की पता ना चले कि भाई ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई, तो थोड़ा सा ये एक अजीब लगता है। उसी प्रकार हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का इतिहास क्या था, क्या है और क्या रहेगा। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बनिक रसायन का इतिहास क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब मजा आएगा आज की क्लास में, एकदम लोग फाइट कर देंगे इस टॉपिक को लेकर। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, स्क्रीन बोर्ड पे आप लोगों को सारे कंसेप्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 1675 ईस्वी में, कितना बाबू, 1675 ईस्वी में लेमरी, आप लोग लेभरी मत समझिएगा, वो जो खेतवा हम लोग पटाते थे उसका बात नहीं समझिएगा। लेमरी एक वैज्ञानिक का नाम था। किसने बाबू, तो 1675 ईस्वी में लेमरी ने प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोत की बात समझते हैं आप लोग ना, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सभी यौगिकों को 3 भागों में बांटा। देखिए 1675 ईस्वी में लेमरी ने प्राकृतिक स्रोतों से सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। अब एक बात आती है बाबू कि प्राकृतिक स्रोत होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए धरती पर जितने भी कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहे, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, उसमें से अधिक मात्रा, मतलब कि कहा जाए तो 90% से प्लस, इससे भी अधिक, ये सभी प्राकृतिक में बने होते हैं। और हम लोग प्राकृतिक से ही निकालकर एक नए वस्तु का आविष्कार करते हैं, मतलब कि सब कुछ प्राकृतिक में मिला हुआ है और उस चीज को निकाल कर हम लोग अलग प्रयोग करते हैं, अलग कंसेप्ट को देते हैं, फिर उसको आविष्कारक बन जाते हैं। उसी प्रकार 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि प्राकृतिक से प्राप्त सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटे। 3 भाग कौन कौन बाबू, तो पहला जो भाग था वो था प्लांट, मतलब पौधा। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पौधा, जिसके बिना जीना मुश्किल है, जिसके बिना रहना मुश्किल है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम लोग शुद्ध वातावरण में जीते हैं। अगर पौधे नहीं रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही। उसके बाद से दूसरा नंबर मिला हमको एनिमल, पशु, मतलब कहा जाए तो जीव जंतु, जानवर, ये चीज एनिमल। और तीसरा था मिनरल्स, यानी खनिज। लेमरी ने क्या किया कि 1675 ईस्वी में प्रकृति से प्राप्त सभी पदार्थों को 3 भागों में क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, बांट दिया, और तीनों को अलग अलग कंसेप्ट दिया, पौधा, खनिज और क्या किया, पशु। ये 3 लोगों को आपस में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि सबसे पहले फर्स्ट बात आती है प्लांट की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब प्लांट्स में मिला तो क्या मिला, तुम हो तो क्या हो और हम हैं तो क्या है। कंसेप्ट वहां नहीं, कंसेप्ट यहां दिखाई दे रहा है कि प्लांट में मिला तो क्या मिला। तो प्लांट में पौधा मिला और पौधे में क्या मिला, तो बहुत सारे पदार्थ मिले। आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेते हैं, तो बबुआ ये प्लांट्स में सबसे पहले क्या मिला हमको, ऑक्जेलिक एसिड। क्या मिला बाबू, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड में क्या मिलता है, तो ये मिलता है शुगर केन से और टमाटर से। जब आप टमाटर को खाइएगा तो आपको, जब शुगर केन को आप लोग यूज कीजिएगा तो आपको उसमें मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ऑक्जेलिक एसिड में ये मिलता है। क्या मिलता है बाबू, तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या, टमाटर में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड्स। देखिए सिट्रिक्स की बात कहें तो बात सुनते हैं मुंह में पानी आ जाता है, मतलब कि लेमन, नींबू,
और नींबू तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे पेट के लिए है, हमारे डाइजेशन के लिए भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सिट्रिक एसिड की हम जब चर्चा किए तो लेमन का बात तो आएगा। तो लेमन में क्या मिलता है बाबू? हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बाबू? सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद आता है टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड मिलता है इमली में। अब इमली का नाम लिए तो बहुत से बच्चे अभी के मुंह में पानी आ गया होगा। और अक्सर भी वैसे भी लड़कियां बहुत इमली खाती है, लड़कियां बहुत खट्टा चीज़ों का सेवन करती है, लेकिन थोड़ा ये सेहत के लिए भी क्या होता है, फायदेमंद नहीं होता है। मैं कहना चाहूँगा इन बच्चों से कि थोड़ा सा कम सेवन करिए, नहीं तो सेहत पर थोड़ा डिफेक्ट होता है। लेकिन लड़कियों का तो फेवरेट होता है। खैर कोई बात नहीं, खाने दीजिए, जितना खाएंगे उन लोग खाने दीजिए। बात आती है टार्ट्रिक एसिड की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इमली आप जितना खाइएगा और इमली में जो आपको एसिड मिलता है वो मिलता है टार्ट्रिक एसिड। और इमली का नाम लेते हैं मुँह में पानी आ जाती है, आ गया पानी मुंह में। हाँ, अब मिलता है विटामिन सी। चलिए बबुआ, विटामिन सी में क्या मिलता है? तो सिट्रस फ्रूट्स, खट्टा फल आप लोग सुने होंगे ना, खट्टा फल, खट्टा फल, नींबू, नहीं सॉरी लेमन नहीं, क्या बोलते हैं, संतरा, ऑरेंज, संतरा, जो खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल में क्या मिलते हैं बाबू? तो खट्टे फल में मिलता है विटामिन सी। और विटामिन सी हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भैया क्या किया, लेमरी ने क्या किया, ये महान व्यक्ति ने क्या किया कि 1675 ईस्वी में ये प्राकृतिक स्रोत को आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिए। तो पहला हम लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ लिया, प्लांट। अब दूसरी की बात आती है तो एनिमल। एनिमल क्या है बबुआ? तो पशु, यानी जानवर। अब जानवर में क्या मिलता है, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर भी। देखिए बाबू, सबसे पहले तो मिलेगा सौर मिल्क। सौर मिल्क समझते हैं, खट्टा दूध। और खट्टा दूध में क्या मिलता है बाबू? लैक्टिक एसिड मिलता है। कभी खाए खट्टा दूध? नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे, सुन बताते हैं आपको। घर में माता क्या करती है कि अगर माँ, चाहे घर की बहुत सारी औरतें क्या करती है कि अगर रात में गर्मी के दिनों में अगर दूध को रख जाए तो दूध वो क्या होता है, फट जाता है। तो जब फटता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मिल जाता है आपको लैक्टिक एसिड, मतलब वो खट्टा दूध हो गया। जब खट्टा दूध हो गया तो फट जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस दूध में क्या मिला बाबू हमको? लैक्टिक एसिड मिला। क्लियर? अब देखिए दूसरा आता है फॉर्मिका एसिड। फॉर्मिका किस मिलता है बाबू? फॉर्मिका से बना हुआ है। और फॉर्मिका कौन सा चीज है बाबू? लाल चींटी। लाल चींटी समझते हैं आप लोग ना, जिसको सारा से बात हम लोग एंट मतलब चींटी होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो लाल चींटियों से मिलता है। लाल चींटियों को आप लोग पीस कर उसको टॉनिक बनाइएगा ना, टॉनिक, तो वो टॉनिक में क्या मिलता है? फॉर्मिका एसिड। माने उससे प्राप्त जितने भी क्या बोलते हैं एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या मिलता है बाबू? वो फॉर्मिका एसिड मिलता है। क्लियर? चलिए अब एक बात आती है बाइट्रिक एसिड। तो बाइट्रिक एसिड किसमें मिलता है बाबू? बटर में मिलता है। बटर, बटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अरे बोलिए, मक्खन आ रहा समझ में ना। तो ये बटर में क्या मिलता है? बायोटिक। ज्यादा मत खाएगा तो फैट हो जाएगा। ये सब क्या करता है? चर्बी को बढ़ाता है, याद रखिएगा। तो ये जो बटर है इसमें क्या मिलता है? बायोटिक एसिड मिलता है। उसके बाद से लास्ट मिलता है यूरिक एसिड। बबुआ यूरिक एसिड किसमें मिलता है? तो यूराइन। यूराइन एनिमल, मतलब कि जानवरों के पेशाब में क्या मिलता है? यूरिक एसिड। क्या मिलता है बाबू? यूरिक एसिड। यानी पेशाब में मिलता है वो क्या मिलता है? यूरिक एसिड। साधारण से भाषा में कहा है कि जो बाथरूम होता है ना, जो बाथरूम से हम लोग सुसु वगैरह करते हैं, सॉरी छोड़िए इस चीज़ को, मतलब पेशाब से आप लोग यूराइन से अगर जो कोई चीज़ मिलता है हमको है तो मिलता है यूरिक एसिड। क्या मिलता है बाबू? उसमें यूरिक एसिड की मात्रा इतनी अधिक होती है, वही मिलता है हमको क्या? यूराइन से मिलता है। और तो और आंसू से भी, क्या बोलते हैं बाबू? आंसू से भी क्या मिलता है हमको? यूरिक एसिड मिलता है। कभी सोचे होंगे जब मम्मी पापा को थापड़ मारते हैं और आप रोने लगते हैं तो आंख का जो आंसू गिरता है वो मुंह में चला जाता है, जब मुंह जाता है थोड़ा सा खट्टूरस टाइप का, नमकीन टाइप का लगता है ना, नमकीन टाइप का लगता होगा, वही क्या बाबू? यूरिक एसिड है। बिल्कुल। तो इन दोनों चीजों पर हम लोगों ने क्या किया? कंसेप्ट को समझा। इन कंसेप्ट को बारे में अब हम लोग थर्ड विषय में समझेंगे कि ये मिनरल खनिज क्या है। अब देखिए, अब बात आती है थर्ड कंसेप्ट। तो थर्ड कंसेप्ट आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि खनिज। खनिज मतलब मिनरल। अरे नंबर थर्ड, ये लेमरी के द्वारा बनाया हुआ तीसरा जो भाग है इसका नाम है खनिज। मतलब इस खनिज में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें क्या मिलता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोला मैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आप लोग तो जानते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है, सबको मालूम है इस चीज़ को, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड मिलता है मीथेन। मीथेन मतलब होता है, इसको कहते हैं नेचुरल गैस। क्या कहते हैं बाबुआ? नेचुरल गैस। उसके बाद मिलता है पेट्रोलियम। तो ये मिनरल्स क्या मिला हमको? एलपीजी, मीथेन और पेट्रोलियम, ये 3 कंसेप्ट मिले। ठीक है,
तो अब इसके विषय में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को जाना। अब हम लोग जानेंगे इसके, अब इससे आगे कंसेप्ट क्या होता है, इसकी बहुत सारी अभी और व्याख्या है, अभी जस्ट मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे ही रहा है कि लेवोइजियर को, किसको बाबू, लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा। अब देखिए, अब लेवोइजियर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। एक बात और सोचने वाली बात है कि लेवोइजियर ने क्या किया कि सभी यौगिकों को दो भागों में बांट दिया। क्या किया बाबू, कि लेवोइजियर ने सभी यौगिकों को दो भागों में बांट दिया। हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत से भी और भी केमिस्ट थे, लेकिन थोड़ा इनका योगदान थोड़ा हटके था। तो चलिए इस कंसेप्ट को देखते हैं कि लेवोइजियर ने सभी यौगिकों को दो भागों में बांटा। यानी यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। अब कंपाउंड को दो भागों में बांटा। पहला कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बाबू, और दूसरा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दो लोग कौन कौन है जान लेते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं। क्या मैं बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर। तो चलिए, अब ये दो कंसेप्ट हो गए। अब इसमें कौन कौन से लोग आए, इसके बाद से कौन कौन सी व्याख्या हुई, इसके बाद से जे बर्जेलियस हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना मत और योगदान दिया। अब इस कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब है कंपाउंड को दो भागों में बांटने के बाद से अब हमको पढ़ना है बाबू विटल फोर्स थ्योरी। क्या पढ़ना है बाबू, विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी में क्या होता है कि जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में प्रिपरेशन करना है। किसके बारे में करना है बाबू प्रिपरेशन, जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक बात आती है कि 1815 ईस्वी में जे बर्जेलियस, क्या बोला मैं, 1815 ईस्वी में जे बर्जेलियस ने क्या किया, अपने सिद्धांत के अनुसार उसने एक सिद्धांत दिया। क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ये जो था जे बर्जेलियस, उसने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो निर्माण है वह प्रयोगशाला मतलब लैब में संभव नहीं है। उसने बताया इसकी उत्पत्ति जैव पदार्थों में उपस्थित अदृश्य शक्ति मतलब विटल फोर्स के फलस्वरूप होता है। क्या बोला भाई, जे बर्जेलियस ने कितने सन में 1815 ईस्वी में कहा कि सभी पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, लैब में नहीं बन सकता है। वो जितने मिलते हैं वो क्या होते हैं, जैव पदार्थों में उपस्थित अदृश्य शक्ति मतलब विटल फोर्स के कारण होता है। उसके बाद से एक कंसेप्ट मैंने और दिया कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रायः रासायनिक संयोग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए ये किसका मत था बाबू, ये मत था जे बर्जेलियस का। कब, 1815 ईस्वी में। इसने बताया कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, यह एक अदृश्य शक्ति है जिसके कारण इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद से कहा एक बात और, इसने कहा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रायः रासायनिक संयोग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। आगे चलकर इसकी बातें बिल्कुल क्या होती है अभी मालूम चलेगा आपको कि कितना सही था और कितना गलत था। चलिए उसके बाद से मिलता है जस्ट इसके बाद मतलब 1815 ईस्वी के बाद से डायरेक्ट हम लोग आते हैं 1828 ईस्वी में, जिसका नाम है बोहलर। बोहलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का निर्माण कर दिया। ये जो है इनका जो बात था बर्जेलियस साहब का मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने कहा था कि लैब में हम नहीं बना सकते और इसने बनाकर दिखा दिया। फिर इनकी जो बात थी बहुत गजब हुआ। अब ये जो है ना, इनकी जितने बात कही थी क्या किया बोहलर ने इनको क्रॉस कर दिया। चलिए भैया, आपने तो कहा था कि उपयोग नहीं होगा और मैंने इसको साबित कर दिया। देखिए तो 1828 ईस्वी में बोहलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का किया निर्माण कर दिया। और जब यूरिया का निर्माण कर दिया तो क्या हुआ, जो जे बर्जेलियस थे अब इनकी बातों पर आलोचना होने लगी। भाई साहब ने तो बोला था कि ऐसा नहीं होगा, हमने ऐसा कर दिया, फिर क्या होगा। तब देखिए अब इसने इक्वेशंस को दिया। देखिए अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट और प्लस पोटेशियम साइनेट को आपस में संयोग कराया
तो क्या बना पर इस पोटेशियम सल्फेट, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो मिलता है इसको पोटेशियम सल्फेट, इसको छोड़ दिए, लेकिन लास्ट में इसको क्या मिला, अमोनियम साइनेट मिला। क्या मिला भैया, अमोनियम साइनेट मिल गया। अब क्या किया इसने, अमोनियम साइनेट को लेकर, क्या बाबू, अमोनियम साइनेट को लेकर ये गर्म कर दिया, हीट कर दिया, उसको गर्मा दिया। जब गर्म कर दिया तो बन गया यूरिया यानी कार्बामाइड। अब इस बात, जब ये आविष्कार हो गया, इसके बाद भैया भयंकर मच गया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत धकाधक देने लगा और कई सारे पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया। तो भाई साहब जो बर्जेलियस थे, इनकी बातों पर तो आलोचना हुई, अब इनकी बातों को क्रॉस कर दिया गया। अब इसके बाद से क्या होता है गजब कंडीशन से, फिर मैं बता रहा हूं इसको। अब देखिए, सबसे पहले 1815 ईस्वी में जे बर्जेलियस के बाद से 1828 में बोहलर के बाद, अब देखिए क्या क्या चीज का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ। जब यूरिया का निर्माण हो गया, उसके बाद से एक और महान वैज्ञानिक 1845 ईस्वी में, किसने बाबू, हार्मर कोबल। हार्मर कोबल ने क्या किया, तत्वों के संयोग से, क्या किया, तत्वों के संयोग से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एसिटिक एसिड का निर्माण कर लिया। क्या किया बाबू, एसिड का निर्माण प्रयोगशाला में कर लिया। उसके बाद से 1852 ईस्वी में मीथेन गैस का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ और उसके बाद क्या हुआ, बिटलफोर्स थ्योरी का अंत हो गया। मतलब कि जे बर्जेलियस ने जो बात कही थी, उन बातों को बिल्कुल अपोजिट और गलत साबित कर दिया इन वैज्ञानिकों ने। ठीक है बाबू, इसी के साथ क्या हुआ, उसके बाद से कई सारे प्रयोगशाला में बहुत सारे तत्वों का, पदार्थों का निर्माण हुआ। उसके अंतर्गत क्या हुआ, बिटलफोर्स थ्योरी का अंत हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।